को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में विजयनगर बहमनी पढ़ा, उसके बाद चर्चा की थी कि हम लोग सल्तनत काल के अब 2 लेक्चर और लेंगे। उन 2 लेक्चरों में एक लेक्चर आज बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, ये है सल्तनत के विषय में प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, यानी राजस्व व्यवस्था उनकी कैसी थी। क्योंकि परीक्षा में प्रायः सल्तनत एक बड़ा पोर्शन है मध्यकाल का, क्योंकि जो मध्यकाल है आपका 2 ही भागों में बटेगा, एक तो एक सल्तनत के और एक मुगल के रूप में। कुछ छुटपुट जैसे हमने प्रांतीय राज्य पढ़े या मराठे पढ़ेंगे अलग से, उसके साथ आएगा। तो जो एक बड़ा पोर्शन है किसी भी परीक्षा में मध्यकाल का, वो इसी से आता है। तो आपको सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी पता होनी चाहिए, और वहाँ आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी चलती थी, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, थोड़ा प्रकाश हम लोग डालेंगे आज इस पर। परीक्षा के दृष्टिकोण से ही जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसी दृष्टिकोण से, केवल इंटरटेन करने के लिए नहीं हम लोग इसको करेंगे। आपको थोड़ा लोड पड़ेगा मस्तिष्क पर, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा आपसे अलग हट के है टॉपिक, लेकिन आपको ये कॉपी पे बनाना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। जिनके पास बने हैं नोट्स, वो मेरे इस लेक्चर से अपडेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या छूटा हुआ था, क्या उनको सारी बातें आ रही थी, अच्छी बात होगी। आइए हम लोग अपने लेक्चर पर फोकस करते हैं। आज मध्यकालीन इतिहास का 8वां लेक्चर है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। सल्तनत काल में जो एक तो केंद्रीय प्रशासन पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रशासन में कौन हेड होगा? जैसे आज अपने वहाँ लोकतंत्र है भारत में, राष्ट्रपति हमारा संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास रहती, कैबिनेट के पास रहती है हमारी। उसी तरह से एक खलीफा था। इस्लाम में हम लोगों ने पढ़ा था कि खलीफा, खिलाफत चली, तो खलीफा वास्तव में सैद्धांतिक रूप से इस्लामिक जगत का सर्वोच्च राजनीतिक मालिक होता था। लेकिन भारत में जो दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई, दिल्ली सल्तनत में जितने सुल्तान थे, सुल्तान का मतलब क्या होता है? सत्ता का अधिकार रखने वाला। तो जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उन्होंने खलीफा का केवल नाम मात्र को माना। खलीफा को 1229 में इल्तुतमिश ने, आपको याद होगा, बाद में फिर मोहम्मद तुगलक ने कुछ लोग खलीफाओं को बुलाया, लेकिन केवल नाम मात्र को। मुख्य जो सत्ता थी वो सुल्तान के हाथ में थी। सुल्तान एक छत्र मालिक था अपने साम्राज्य का। चाहे सैन्य व्यवस्था हो, चाहे राज व्यवस्था हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता था। लेकिन सुल्तान अकेले पूरे देश पर, सल्तनत भी उत्तर भारत का एक संगठित एरिया था, तुर्कों ने एक संगठित एरिया का निर्माण किया। और जब कोई संगठित राज्य बनता है तो उसका केंद्रीय प्रशासन बनता है, तो उसमें तमाम विभाग होते हैं। आपसे परीक्षा में प्रायः विभाग ही पूछ लिए जाते हैं। कहता है इन 4 विभाग एक तरफ लिख देगा और उनके विषय में 4 बातें लिख देगा और आपसे कहेगा मैच कराइए, अथवा सीधे पूछ देगा कि ये विभाग किसने स्थापित किया था। जब हम लोग दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को पढ़ रहे थे तो कई विभागों की चर्चा उसमें भी की थी, लेकिन अगर आपको रिपीट होता है तो फिर से याद हो जाएगा। अदरवाइज जो आपको हम उस समय नहीं बता पाए, उसके लिए इस लेक्चर का मैंने रखा है विधान, के आपको समझ में आए। तो हम लोग विभागों पर चर्चा करेंगे सीधे। केंद्रीय प्रशासन के विषय में सबसे पहले ये देख पा रहे होंगे, केंद्रीय प्रशासन हमारा राज्य कहलाएगा, यानी जो राज्य है, केंद्र है। फिर वो क्या होता था? इक्तों में बटा होता था। आप समझ लीजिए, जैसे आजकल है प्रांत, इक्ता क्या बोलेंगे, आजकल का प्रांत होता था। तो ये इक्ता सबसे पहले इल्तुतमिश द्वारा प्रयोग किया गया था। आपको बताया था मैंने इक्ता व्यवस्था में कि एक व्यक्ति को नियुक्त कर देता था, सारे पावर उसी को दे देता था, कर वही वसूलता था, सेना रखता था और ज़रूरत पड़ने पर सुल्तान को उपलब्ध कराता था। बल्कि कई इक्तेदार बाद में काफ़ी शक्तिशाली हो जाते थे और सुल्तान के लिए खतरा भी बनते थे। ये खुद ही सब इक्तेदार थे जो आगे आने वाले सुल्तान थे। इक्ता प्रांत था एक, यहीं पे ख्वाजा, हमको याद है, वित्त अधिकारी हुआ करता था जो वित्त संभालता था। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। सिख का मतलब आजकल आप जिला समझ लीजिए, और सिख का जो होता था अधिकारी, उसको सिकदार बोलते थे। परगना, उसके नीचे जो आज का तहसील कह सकते हैं। अब भी आप अगर अपने गांव में या अपने पुराने लोगों से बात करेंगे तो परगना शब्द आता है। रिकॉर्ड में खूब परगना है राजस्व के, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, आप लोग एसडीएम बनेंगे या समथिंग पोस्ट में जाएंगे जब, तो देखेंगे उसमें परगना एक रहता था। तो परगना का जो मेन अधिकारी होता था, उसका नाम आमिल होता था। आमिल, कभी पूछ ले कि आमिल कहाँ अधिकारी था, तो परगना का अधिकारी आमिल कहलाता था। इतनी बातें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग केंद्रीय प्रशासन के विभागों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले तो एक नायब का एक पद सृजित किया गया था, आपको याद होगा। इल्तुतमिश के बाद जब सुल्तान मारे काटे जा रहे थे तो उसमें एतगीन को पहली बार नायब का पद दिया गया था। पूछ सकता है कभी, नायब सुल्तान की सारी पावर यूज करता था, इसीलिए नायब वजीर से भी एक बड़ा पद होता था। बाद में नायब का पद खत्म कर दिया गया। आपको केवल इतना जानना है कि नायब पहली बार एतगीन को दिया गया था। पढ़िएगा, मैंने बताया भी था लेक्चर में कि किसके सामने दिया गया था। फिर जो महत्वपूर्ण पद था सबसे बड़ा, वो था वजीर।
वैसे तो आजकल वजीर का मतलब हम लोग प्रधानमंत्री से लेते हैं, उस समय वजीर जो होता था राजस्व का आय व्यय विवरण रखना, जब सुल्तान कहीं बाहर चला जाता था तो वजीर ही मुख्य उसका उत्तराधिकारी होता था। यानी सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के सारे कार्यों को वजीर करता था। वजीर अपने आप में बहुत पावरफुल पोस्ट थी। और जो वजीर आपको मैंने बताया था, जब तुगलक शासक पढ़ रहे थे, तुगलकों का जो काल था वो वजीरों का स्वर्णकाल कहा जाता है, वजारत का स्वर्णकाल था, तुगलकों का काल। आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा भी गया कभी। तुगलकों के समय वजारत का स्वर्णकाल था। इसके विभाग का नाम था दीवाने वजारत, और इसका मुख्य विभाग क्या था? राजस्व विभाग। देखिए, राजस्व एक मजबूत चीज़ थी मध्यकाल में भी और आज भी। जो राजस्व का अधिकारी होगा, आज हमारा फाइनेंस मिनिस्टर भी अपने आप में बहुत मजबूत है। फाइनेंस मिनिस्टर तो केवल फाइनेंस मिनिस्टर है, ये फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ जो सुल्तान और जितने काम करता था उन सब पर इसका अधिकार होता था। दीवाने, ये मजलिस खलवत होती थी, लिखा है ऊपर, मजलिस खलवत में सुल्तान चर्चा करता था विभागों की, किसी विषय की। मजलिस खलवत या मजलिस आम में चर्चा करता था। वो जो सभा होती थी, उसी सभा में वजीर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता था। वो बैठता था और निर्णयों पर अपनी मोहर लगाता था। तो ये चीज़ थी। और इसके राजस्व विभाग में जो बड़े सहायक थे उनके दो पद आते हैं, कभी पूछ लिया जाए। मुशरिफ ए ममालिक करके आता था और मुस्तौफी। मुशरिफ और मुस्तौफी राजस्व विभाग के वजीर के सहायक हुआ करते थे। आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगला विभाग, दीवाने आरिज। दीवाने आरिज का मतलब हुआ सैन्य विभाग। आप आगे ब्रैकेट में देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है सैन्य विभाग। आपसे ऐसे एक तरफ विभाग लिखेगा, दूसरी तरफ लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए दीवाने आरिज। दीवाने आरिज का मतलब क्या हुआ आपका? सैन्य विभाग। और दीवाने आरिज के बाद, सैन्य विभाग के बाद, ये सेनापति, दीवाने आरिज जो होता था ये सेनापति का रोल भी अदा करता था। लेकिन यदि सुल्तान होता था तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? सुल्तान होता था। यानी कि पद किसी को भी दे दे, लेकिन सेनापति की भूमिका में, प्रधान की भूमिका में हमेशा सुल्तान रहता था। तो दीवाने आरिज को सीधे सीधे हम सेनापति जैसा शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे दाग और हुलिया प्रथा अलाउद्दीन ने लागू की थी, या सैनिकों का निरीक्षण होता था, सैनिकों की भर्ती होती थी, ये सारे काम दीवाने आरिज किया करता था। दीवाने आरिज के बाद आपका बरीद ए ममालिक एक आया, बरीद ए ममालिक। बरीद का मतलब मैंने बताया था गुप्तचर व्यवस्था, ये लिखा है आगे गुप्तचर। तो आपसे पूछा जाए बरीद ए ममालिक क्या था? गुप्तचर। आपको याद होगा अलाउद्दीन बलबन ने मजबूत किया था इस विभाग को, और गुप्तचर अलाउद्दीन ने इसको और मजबूत करके अपनी जानकारी लिया करता था। अगला है आपका दबीर ए खास, या दबीर ए ममालिक भी बोलते हैं, खास या ममालिक। ममालिक ये था शाही पत्र व्यवहार। उस समय भी शाही पत्र व्यवहार विदेशों से संबंध रखते थे सुल्तान, चाहे चीन से हो, चाहे अरबों से, मध्य एशिया से हो। वहाँ से जब भी पत्र व्यवहार किया जाता था तो इनका क्या होता था? दबीर एक खास मंत्रालय था, शाही पत्र व्यवहार करते थे। और इस विभाग को कहते थे दीवाने इंशा, दीवाने इंशा। और इसके हेड को कहते थे दबीर ए खास या ममालिक। समझ रहे होंगे, बिल्कुल आपको स्पष्ट होना चाहिए। दीवाने इंशा विभाग है, शाही पत्र व्यवहार करने के लिए जिम्मेदार है, और दबीर खास या ममालिक है इसका। इसके बाद एक मंत्रालय था दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत एक्चुअली दो काम करता था। कुछ लोग कहते हैं ये विदेश मंत्रालय था, ये भी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ लोग कहते हैं ये धार्मिक क्रियाकलापों में भी अपनी रुचि अदा करता था। और सद्र उस सुदूर, ये दोनों मिलाते हैं लोग। सद्र उस सुदूर या सद्र धार्मिक प्रधान हुआ करता था। जो धार्मिक प्रधान था सद्र, वही व्यक्ति दीवाने रिसालत धर्म से जोड़ दिया गया है, क्योंकि वो शाही खैरात भी बांटता था। और जकात का सारा धन, जो जकात यानी कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, जकात जो मुस्लिमों से कर लिया जाता था धर्म के नाम पे, उसकी व्यवस्था भी सद्र सुदूर ही किया करता था। और शाही खैरात जो बढ़ती थी मुस्लिमों में, अनाथों में, विधवाओं में, अपंगों में, वो सारा यही काम करता था, उसकी व्यवस्था। एक महत्वपूर्ण पद था अमीर ए मजलिस, यानी जो शाही दावतें हुआ करती थी। शाही दावतों का तो दौर शाकी और सुरा खूब चलता था। सुरा सुंदरी में तो डूबे ही रहते थे सारे सुल्तान, इसी में सारा तो चलता था सिस्टम। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था थी अमीर मजलिस, इसके पद को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। फिर था दीवाने वकूफ़, एक पद आया। जलालुद्दीन ने किसी आदमी को नियुक्त करने के लिए एक पद ही गठित कर दिया था, मुझे याद है, दीवाने वकूफ़। और ये व्यय के कागजात देखता था, जो आय व्यय में व्यय होता था, व्यय पर अपने नज़र रखता था जलालुद्दीन खिलजी। दीवाने वकूफ़, ये जलालुद्दीन खिलजी का गठित पद है, याद रखिएगा। फिर दीवाने मुस्तखराज,
ये बकाया राज से संबंधित था और ये अलाउद्दीन का गठित पद है। दीवाने मुस्तखराज हम लोगों ने अलाउद्दीन में पढ़ा भी था इसको। दीवाने मुस्तखराज बकाया राज कैसे वसूली जाए, अलाउद्दीन खिलजी का पद था। और दीवाने अमीर कोही या दीवाने कोही ये कृषि विभाग था और ये मोहम्मद बिन तुगलक का स्थापित था। और दीवाने बंदगान था, आपको याद होगा, दासों के विषय में फिरोज तुगलक का एक विभाग था। ये इतने महत्वपूर्ण विभाग थे। इसके बाद ये लिखा है मुहतसिब। मुहतसिब का मतलब लोगों के आचरण को निर्धारण करने वाला, कि लोग सही आचरण कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि शासन इस्लाम का था, बहुसंख्यक धर्म हिंदू था, तो ऐसे में मुहतसिब का काम बढ़ जाता था। मुहतसिब कई बार अत्याचारी भी होते थे, ये लोग गलत तरीके से लोगों को प्रताड़ित भी करते थे ये, लेकिन अधिकारी किस लिए नियुक्त था, आचरण का आचार व्यवहार निर्धारित करने के लिए, नैतिक नियम लागू करने के लिए, कर्तव्यों को बताने के लिए। और इसके बाद आपका दीवाने रियासत, ये व्यापारियों के लिए था, अलाउद्दीन खलजी का भी विभाग था, आपको याद होगा दीवाने रियासत। और एक विभाग था साकी खास। साकी बोलते हैं मधुशाला, आपने पढ़ी होगी हरबंस राय बच्चन जी की, मधुशाला पढ़िएगा, अगर नहीं पढ़ी तो ज़िंदगी बेकार। तो साकी जो शराब पिलाते थे मजलिसों में, दावतों में, उनको बोलते थे साकी। तो साकी एक खास एक पोस्ट ही क्रिएट कर दी गई कि पीने की व्यवस्था जो करवाएगा वो साकी ये खास कहलाएगा। मैंने ये आपको मोटे मोटे विभाग बताए केंद्रीय शासन के। इसी तरह से प्रांतों में भी कई अधिकारी होते थे, सिकों में भी होते थे, परगना मेन अधिकारी मैंने लिख दिए, लेकिन आपको और अच्छी पढ़, जैसे इक्ता का जो हेड होता था वली कहलाता था, वली या मुक्ति, इसी का नाम एक मुक्ति भी आता है। इस तरह से आप पढ़िएगा घर पे, जब इस विभाग को पढ़ेंगे तो आधा घंटे 1 घंटे लगेगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ करके कि हाँ सल्तनत का प्रशासन ऐसे रहा होगा। क्योंकि देखो आज जो प्रशासन है, आज जो विभाग हैं हमारे, वो विभाग सारे क्या हैं, वहीं से तो जन्म लेते हैं। चाहे सैन्य मंत्रालय हो, चाहे हमारा गुप्ता IB हो, चाहे हमारा आज पत्र व्यवहार सूचना विभाग हो, चाहे हमारा विदेश मंत्रालय हो, फॉरेन मिनिस्ट्री, धार्मिक प्रधान, यानी कि आजकल खैर धर्म जैसा कोई विभाग अलग से नहीं चलाया जाता है, लेकिन और बहुत सारे आपको विभाग इसमें टच करते दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक में कर व्यवस्था क्या थी सल्तनत की। सल्तनत की कर व्यवस्था के विषय में, सल्तनत के आप 5 करों को याद रखिएगा, 5 ही करों पे पूरा सल्तनत चलेगा। एक घरी और करी, घरी गृह कर चर, पशुओं पर कर याद होगा, चराई कर और घराई कर अलाउद्दीन ने लगाया था, वो मैं इसमें नहीं मेंशन कर रहा हूँ। उस्र का मतलब होता था मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। जो मुस्लिम थे, मुस्लिमों से जो कर भूमि लगान होता था उसको बोलते थे उस्र। 10% लेते थे जो प्राकृतिक भूमि होती थी, और 5% उस पर लेते थे लगान जहाँ पर सिंचाई किसी साधन से की जाती थी। फिर खराज, खराज हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि लगान 1/3 से लेके 1/2 तक, सामान्य रूप से 1/3, लेकिन अलाउद्दीन खलजी जैसे सुल्तानों ने 1/2 वसूल किया। खम्स मैंने बताया था युद्ध की लूट, युद्ध में जो धन इनको हासिल होता था उसको खम्स बोलते थे। 80% प्रायः सैनिक लेते थे, 20% सुल्तान। लेकिन फिरोज तुगलक को छोड़कर सारे सुल्तानों ने उल्टा किया। फिरोज तुगलक ने केवल 20% लिया, 80% सैनिकों को दिया, और सभी सुल्तानों ने इसको उल्टा किया। जकात, जकात यानी मुस्लिमों से उनकी आय का धर्म के नाम पर लिया जाने वाला कर, 2 से 2.5% जो उनकी शुद्ध आय होती थी वो जकात कहलाती थी। और जकात का ही मैंने कहा था रखरखाव कौन, सद्र करता था, जो दीवाने रिसालत का हेड भी है और धार्मिक प्रधान था। और जजिया हिंदुओं को सुरक्षा के बदले वसूला जाने वाला कर, जिसके विषय मैंने बताया था सभी सुल्तानों ने लगाया। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। सिकंदर लोदिया किसने, एक ने आपको पढ़ाया था मैंने, देखिएगा उसमें लेक्चर में, जिसने फ्री कर दिया था, जजिया से मुक्त किया था। और जैनुल आबिदीन जो कश्मीर का शासक था उदार, उसने मुक्त किया था। जजिया एक वसूला जाने वाला कर था। ये कर थे जिनसे, करों के बगैर कोई शासन नहीं चल सकता। इन करों का महत्व बहुत रहा होगा, इसीलिए वजीर का पद महत्वपूर्ण है। और जो वसूलवाने जाती होगी सेना साथ में, वो भी एक अपना बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती होगी। एक शब्द वहाँ चौधरी आया है तमाम अभिलेखों में। गांव में जो राजस्व का सबसे बड़ा वसूलने वाला अधिकारी होता था उसको चौधरी कहा जाता था। उसके लिए कई शब्द बरनी लिखता है, खूत, मुकद्दम, चौधरी, इस तरह से शब्द आते हैं, चौधरी शब्द उसमें आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगली बात पढ़ें। आर्थिक रूप से इस समय समृद्धि का काल है। इसमें जो इसके पहले पूर्व मध्यकाल था उसमें आपस में ही सारे राजा लड़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था राजपूत काल हो या जो भी हो। उसके बाद क्या हुआ, केंद्रीकृत सत्ता का निर्माण हुआ, नगरों का निर्माण हुआ, मुद्रा का चलन हुआ, व्यापार वाणिज्य सुरक्षा की प्रबंध हुआ। तो व्यापार वाणिज्य क्या हुआ, एक इतिहासकार हैं मोहम्मद हबीब,
वो कहते हैं इस समय नगरीय क्रांति का काल था। ये समृद्ध उसी शब्द से मैं जोड़ रहा हूँ। नगरीय क्रांति वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा जो निम्न जातियाँ थी तमाम, उनके लिए दरवाजे शहर के खुल गए, तमाम नगरों का निर्माण हुआ। फिरोज़ाबाद, जौनपुर, सिकोहाबाद, बहुत सारे नगरों का इस समय निर्माण होता है। बहुत सारे नए तकनीक आप देख रहे होंगे आगे लिखी हैं, इतनी सारी तकनीकों का एंट्री हो गया। फसल अच्छी होने लगी, राजस्व ज़्यादा मिलने लगा, उद्योग धंधे खूब फले फूले। सरस्वती का चावल, मालवा का कुछ, विजयनगर, बहुत सारी जगहों के, बंगाल का ये तमाम जगहों की चीज़ें भारत से बाहर जाने लगी, विदेश निर्यात होने लगी। आप पढ़िएगा ज़रा ठीक से, कितनी भारत से उस समय विदेश चीज़ें जा रही थी। तो ये इस वजह से आर्थिक काल इस समय का सल्तनत में बहुत ज़्यादा गरीब नहीं दिखता है, बल्कि समृद्ध काल कहा जाएगा। तकनीकें जो इस समय प्रयोग में प्रयुक्त हुई आपको याद रखनी पड़ेंगी। कभी पूछ लिया जाए जैसे रहट का प्रयोग कब हुआ, तो आपको पता रखना पड़ेगा। ये फुतूहुश सलातीन इसामी की एक किताब है, उसमें पहली बार रहट का उल्लेख मिलता है। यानी ये सब सल्तनत का प्रयोग है। इतनी चीज़ें सल्तनत में आई थी। आप पहले तो ये याद करिए, रहट, धूप घड़ी और जल घड़ी। फिरोज़ तुगलक घड़ियों का बहुत शौकीन था। फिरोज़ तुगलक ने नई नई टेक्नोलॉजी पे धूप घड़ी और जल घड़ियों का निर्माण करवाया टाइम देखने के लिए। चरखे का पहली बार, रहट नहीं, मैं जो बात बोल रहा था, फुतूहुस सलातीन इसामी की जो किताब है उसमें चरखे का उल्लेख है। चरखा, हालांकि इरफान हबीब या समथिंग इतिहासकार कहते हैं कि भारत में लकड़ी की चरखी का निर्माण हो चुका था, लेकिन चरखा पहली बार सल्तनत में दिखाई देता है। घोड़े को जो रकाब, जिस पर पैर रख के चढ़ा जाता था घोड़े पे, और नाल ठोकी जाती थी जिससे घोड़ा जब नीचे चले तो उसके पैरों में दिक्कत न होने पाए, तो रकाब और नाल, इसका प्रयोग पहली बार घुड़सवारों के लिए दिखाई देता है। हालांकि कहीं मैं देख रहा था रकाब 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी में भी दिखाई देता है भारत में, लेकिन वो स्पष्ट स्रोत नहीं आ पाए। कागज़ का प्रयोग पहली बार तुर्कों के द्वारा किया गया। कागज़, इसमें चमड़ा मिलाते थे, इसी पर अपने अभिलेख लिखने की शुरुआत की गई। उससे पहले भारत ताड़ के वृक्षों और किस पर इस पर लिखा करते थे। चुंबकीय कुतुबनुमा का आविष्कार, यहाँ भारत में प्रयोग, दिशा देखने के लिए, डायरेक्शन। आसवनी यानी कि शराब, एल्कोहल, इत्र, ये सब बनाने के लिए जो आसवन विधि होती थी, जिसको बाद में केमिस्ट्री में और आजकल जितना इत्र बन रहा, बहुत सारे चीज़ें बन रही, वो सब आसवन की जो विधि है वो कौन लेके आया? वो यही लेके आया, आसवन की विधि ये लेकर आए तुर्क। इतनी बातें तुर्कों के साथ भारत में प्रवेश लेती हैं। आप सोचिए इतनी सारी चीज़ें न होती उस समय। आज तो आपको हल्का लग रहा होगा, उस समय कपड़े पहनने का, काटने का, अब तो फैक्ट्रियाँ हैं बहुत सारी। उस समय चरखा एकमात्र स्रोत था, कागज़ ही नहीं होता तो सब लिखा पढ़ी इतिहास कैसे मिलता आपका? तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़। रहट, अब तो सिंचाई के लिए रहट आप जानेंगे ही नहीं, आप तो किताबों में देखेंगे रहट बना हुआ। मैं बचपन में था, थोड़ा बहुत मैंने देखा, मैं खुद ही नहीं देख पाया ज़्यादा, और आगे आने वाली पीढ़ियाँ किताबों में ये सब पढ़ेंगी। जितनी बातें हैं, चाहे मड़ाई हो, चाहे कटाई हो, चाहे गेहूं का, ये सब कुएँ, ये सब किताबों में जाने वाली चीज़ें हैं। जो हम लोगों ने बचपन में देख लिया, अब किताबों में पढ़ा जाएगा। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें मध्यकाल में क्रांति लाने वाली थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद सैन्य व्यवस्था इनकी दशमलव प्रणाली पर थी। अश्वसेना होती थी, आपको पढ़ाई था हम लोगों ने, 2 हिस्सा कैसे घोड़ा पास कराते थे, दाग और हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। गज सेना होती थी, पैदल सेना को पायक कहते थे, पैदल सेना को पायक बोलते थे। यद्यपि नावों का भी मिला है बेड़ा किसी सुल्तान के पास, लेकिन नावों का प्रयोग कभी युद्धों में नहीं किया गया। उस समय के समाज की स्थिति की अगर बात करें, सल्तनत काल का समाज बनता हुआ समाज है, इस्लाम और हिंदू का मिलन हो रहा था। इसीलिए आप सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो कबीर दास जी, गुरु नानक देव जी, बहुत सारे बड़े बड़े संतों के नाम आने वाले हैं आपके अगले लेक्चर्स में। तो वो सब इस समय, या मोइनुद्दीन चिश्ती हों, निज़ामुद्दीन औलिया, बहुत सारे सूफी और भक्तिकालीन संतों ने मिल करके समाज को उदारता की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन चूंकि एक इस्लाम आक्रमणकारी तलवार के दम पर सत्ता संभालने वाले लोग और एक हिंदू, तो स्वाभाविक था उनमें कट्टरता, वैमनस्यता थी बहुत ज़्यादा, और उन सब चीज़ों का असर समाज पर भी पड़ रहा था और समाज का लगातार नैतिक पतन हो रहा था। साथ ही तमाम मूर्ति तोड़क, मूर्ति भंजक, जिनको बुतसिकन बोला गया था, ये भी आ रहे थे, इससे भी खराब हो रहा था। महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। दासी प्रथा, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, वेश्याव्रत, बाल विवाह, लड़की की हत्या कर देना, प्लस मुस्लिमों में भी 2 वर्ग बन गए थे। ये देखिए, एक अशराफ जो श्रेष्ठ तुर्की थे और एक अजलाफ जो निम्न। भारत में बहुत सारी निम्न जातियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस्लाम धर्म स्वीकार तो कर लिया, इस्लाम में तो पहुंच गए, लेकिन इस्लाम के उन तुर्कों ने जो अपने को श्रेष्ठ मानते थे, इनको कभी अपने बराबरी का दर्जा नहीं दिया, बल्कि 2 वर्ग हो गए, अशराफ और अजलाफ। अशराफ का कोई भी आदमी अजलाफ के अगर शादी नहीं करता था, तो इसका मतलब वहाँ भी समाज उनका बट गया था। मुस्लिम स्त्रियों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं तो, और हिंदी स्त्रियों की स्थिति बहुत ही खराब थी। मोटे कपड़े को पट कहते थे, जो पहना जाता था, मोटा कपड़ा। उस समय दास प्रथा बहुत तेजी थे, हिंदू मुस्लिम सारे में दासों की खरीद फरोख्त खूब चल रही थी। दासों की भी कई कैडर थे,
उसमें आता है। कारखानों में काम करने वालों के भी कई कैडर थे। विधवा विवाह नहीं हो सकता था। महिलाओं की स्थिति आप अंदाज़ा लगाइए। देवदासी। मनोरंजन में यही युद्ध, घुड़दौड़, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को लड़ाना। कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान पोलो खेलते हुए ख़त्म हो गया था, आपको बताया था मैंने, घोड़े से गिरकर। तो इस तरह से मनोरंजन के यही सारे साधन थे। ये जो हम लोगों ने पढ़ा सल्तनत का प्रशासन और आर्थिक, इससे कभी कभी एक आध सवाल कहीं न कहीं से इसी में से आपका परीक्षा में लिखा आपको मिलेगा। तो आपको ये मैप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना चाहिए था, इस मैप में क्या क्या लिखा है। और ये मैप से आपका नहीं रटेगा, आपको इसे उतारना पड़ेगा अपनी नोटबुक पे। नोटबुक पे उतारिए, एक एक चीज़ आप साफ साफ 2-3 पन्नों में जाएगा ये, और फिर अपने बेसबुक से इसमें और चीज़ें थोड़ी बहुत जोड़िए। फिर देखिए आप शानदार स्टूडेंट बनकर तैयार होते हैं, खुद भी करेंगे, दूसरों को भी अपने आगे आने वाले लोगों को पढ़ाएंगे, बताएंगे। इस तरह से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अगला लेक्चर जो लेंगे वो सल्तनत के विषय में लेंगे। एक तो स्थापत्य प्लस जो इतिहास लिखा गया, बहुत सारी पुस्तकें अच्छी अच्छी लिखी गई। इतिहास क्या कह लीजिए, साहित्य कह सकते हैं, साहित्य। स्थापत्य, संगीत का बहुत बड़ा रोल नहीं है, थोड़ा बहुत है। चित्रकला अगर कुछ हुआ तो, नृत्य कला, ये सब चीज़ें लेकर के अगला लेक्चर स्थापत्य के हम लोग। एक सवाल इससे भी आ जाता है प्राय, पता लगा पूछ लेगा अलाई दरवाज़ा कहाँ है, या जंजीरी मस्जिद कहाँ है, अटाला मस्जिद कहाँ है। ये लेक्चर एक लेंगे और इसके बाद सल्तनत का ये एंड होगा। फिर हम लोग भक्त आंदोलन और सूफी आंदोलन की तरफ बढ़ चलेंगे। तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़ते रहिए और चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग चैनल को कम देखा जा रहा है, हमारे इस समय व्यूज़ कम आ रहे हैं उस पर। मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, आप लोग देखिए, इसको सब्सक्राइब करवाइए कुछ लोगों से, और भी पॉपुलर कीजिए थोड़ा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, और कोई उद्देश्य नहीं। ठीक है, नमस्कार आप लोगों को, बहुत बहुत उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।